Good morning, friends. I welcome you all in CA Intercost and Management Accounting classes, and I hope कि आपकी preparations बहुत अच्छी चल रही हैं बच्चे. कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है बच्चों की आप अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे हो, प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं बच्चे और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं. सजेशंस भी आए हैं बच्चे मेरे पास और मैंने उन सजेशंस पे वर्क भी किया है. चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. मैं आप सभी बच्चों को एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा अपनी आज की क्लास शुरू करने से पहले. बच्चे आज मैं आपको एक एक घंटे की 2 क्लास दे रहा हूँ और उसमें हम 7 से 8 क्वेश्चन डील करेंगे. कल से बच्चे मैं थियोरेटिकली लेबर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसे शुरू कर दूंगा और साथ साथ एक क्लास मैं क्वेश्चंस की भी आपकी अपलोड करता रहूँगा. मतलब कल से आपकी अब 2 क्लास आया करेगी. 2 घंटे कुछ ज़्यादा नहीं होते यार, 2 घंटे आप देख सकते हो. और आई थिंक कि जब आप क्लास देख रहे होते हो तभी आपको वो रिवाइज भी हो जाता है सब कुछ. हाँ, क्वेश्चंस है वो एक बार आप अपने हाथ से करके देख लो तो हाफ एन आवर आपको लगेगा और लेकिन आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चे. फिर भी अगर आपका कोई और सजेशन है, कोई मेरी आपको कमी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा यार. मुझे बताओगे तो मैं उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, नो डाउट, बिकॉज मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ बच्चे, बस आपका फ्रेंड हूँ और आपकी हेल्प कर रहा हूँ जस्ट. चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. आज की क्लास में बच्चे हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे. कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे. कल हमने क्वेश्चन 6 किया था अपना लास्ट. चलिए आज हम करने जा रहे हैं बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मैं नोट्स में देख लेता हूँ बच्चे क्योंकि मैंने मार्क किए हुए हैं. क्वेश्चन 9 है बच्चे. क्वेश्चन 9 शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम क्वेश्चन 9 करेंगे. तो फटाफट से क्वेश्चन 9 निकालिए. अभी उसको देखते हैं कि उसमें क्या है. क्वेश्चन 9 आरटीपी नवंबर 2013 का ये क्वेश्चन है. एक बार ये कभी एग्जाम में भी पूछा गया है. मैं एग्जाम का तो नहीं लिख पाया इसमें, बट ये एक बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है बच्चे. और ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक है अपने आप में. आप एक बार पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये यूनिक क्यों है. देखिए, आरटीसी लिमिटेड यूजेस केमिकल एक्स इन वन ऑफ इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट. मैंने केमिकल एक्स को क्यों अंडरलाइन किया बच्चे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है. हमें फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल में डिफरेंशिएट करके चलना है. द केमिकल एक्स इज परचेज फ्रॉम ए वेंडर आउटसाइड इंडिया. कोई बात नहीं. आरटीसी लिमिटेड परचेजेज 36,000 लीटर ऑफ केमिकल एक्स पर ईयर. तो एनुअल डिमांड कितनी है बच्चे? 36,000 एट द रेट ऑफ ₹900 पर लीटर प्लस इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ 10%. क्या बच्चे इम्पोर्ट ड्यूटी का क्रेडिट मिलता है? नहीं मिलता सर. तो आपका परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? साइड में लिख लें एक बार. तो आपका परचेज प्राइस क्या होगा बच्चे? परचेज प्राइस आपका ये 900 तो होगा ही होगा प्लस इम्पोर्ट ड्यूटी. इम्पोर्ट ड्यूटी भी आपको देनी पड़ेगी. बिल्कुल देनी पड़ेगी सर, क्यों नहीं देनी पड़ेगी. कितनी? 10% है तो ये हो जाएगी ₹90. तो आपका परचेज प्राइस इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ₹990. अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे बच्चे वो 990 के अकॉर्डिंग करेंगे. कौन सी कैलकुलेशन करते हैं परचेज प्राइस पर? कैरिंग कॉस्ट की हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चे. द केमिकल एक्स इज यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर. नहीं लिखता तो भी हम यही मानते. इन द परचेज प्रोसेस ऑन ए 360 डेज पर ईयर. ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चे. अगर जब तक आपको क्वेश्चन में 360 ना दिया जाए आप 365 लेके चलो यार, क्योंकि 360 एज्यूम करना कोई लॉजिकल मुझे तो लगता नहीं. ठीक है, नोट दे के आप 360 करोगे मैं तो कहता हूं तो भी रिस्क है. अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 360 यूज करो तो 360 यूज करो, अदरवाइज 365 ही यूज करो. ठीक है, तो 365 100% करेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है. 360 में 1% हो भी सकती है. ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है. हो सकता है एग्जामिनर ने कहा हो कि 360 और 365 दोनों पे ही आपके क्वेश्चंस ठीक हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक 360 दिया हुआ तो 360 यूज करो, मैं सजेस्ट करूंगा. द कंपनी इनकर 1,75,000 ऑन 1 ईयर एग्रीमेंट फॉर मटेरियल सप्लाई विद द वेंडर एंड इट estimated that 35,000 will be incurred to place a single purchase order. बच्चे दो चीज दी हुई है. एक तो दिया हुआ है कि आपने कोई एग्रीमेंट किया है, उसकी कॉस्ट है 1,75,000 और एक और कॉस्ट है, कहता है जब आप जो ऑर्डर करोगे ऑर्डर की कॉस्ट है 35,000. तो देखो बच्चे ऑर्डर की कॉस्ट तो 35,000 ही है. ये 175 आपके ओवरहेड की तरह काम करेगा. परचेज कॉस्ट में मतलब जब हम कॉस्ट निकालेंगे उस टाइम तो ये ऐड होगा, लेकिन फिलहाल ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऐड नहीं होगा बच्चे. ये 175 का ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा.
हाँ, ये 35,000 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ये क्यों नहीं हुआ बच्चे, ये 1 ईयर एग्रीमेंट है, ठीक है। तो 1 ईयर एग्रीमेंट में आप कितने ऑर्डर करते हो, कैसे गुड्स परचेज करते हो, ये 175 डिसाइड नहीं करेगा ना, ये तो 35,000 डिसाइड करेगा। आपका वेरिएबल आपका 35 है एलिमेंट। द केमिकल एक्स इज नीडेड टू बी केप्ट इन ए वेरी केयरफुली कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशंस। कोई बात नहीं। आरटीसी लिमिटेड इनकर 1.5% एंड 0.2676% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज स्टोरेज कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट रिस्पेक्टिवली। कहते हैं जी स्टोरेज और इंश्योरेंस कॉस्ट। बच्चे स्टोरेज, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, ये कॉस्ट कौन सी होती थी, ये कॉस्ट होती थी कैरिंग कॉस्ट। तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मैं यही लिख लूँ एक बार। कैरिंग कॉस्ट बच्चे आपकी आ जाएगी कितनी, सबसे पहले तो आपकी क्या दे रखी है, स्टोरेज कॉस्ट। ये आप करके दिखाओगे बच्चे, जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम में इसी तरह से करके दिखाना है। स्टोरेज कॉस्ट कितनी है बच्चे, 1.5%। और उसके बाद आती है इंश्योरेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस कॉस्ट क्या है बच्चे, 0.2676। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1.7676%, ठीक है। ये आपकी आ गई है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था हमारे, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। आपको इसी तरह से वर्किंग नोट बनाते चलना है। उसके बाद कहता है डिलीवरी फ्रॉम द वेंडर जनरली टेक्स 12 डेज। कहते हैं जी वेंडर से 12 दिन में माल आ जाता है, बट इट टेक्स एज मच एज 16 डेज। तो ये क्या है बच्चे, ये तो है मैक्सिमम, भाई इतने दिन में तो आ ही जाएगा। और ये 12 डेज क्या है, ये मिनिमम है बच्चे, ठीक है। जर्नली 12 दिन में आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 16 दिन में तो आ ही जाएगा। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड द परसेंटेज ऑफ देयर ऑकरेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबुलेशन। कहता है जी आपको ये चीज दी हुई है हमने। डिलीवरी टाइम है 12, 13, 14, 15, 16। तो 12 में तो आ ही जाता है, नॉर्मली आ जाता है। और 16 में कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। 16 के बाद कोई चांस नहीं है कि आपकी गुड्स आपको रिसीव ना हो, ठीक है। अब सारा जो खेल है ना बच्चे इसी के ऊपर है, जो ये क्वेश्चन है ये इसी के ऊपर है। आपके कुछ फॉर्मूलेज काम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं बताऊंगा वो कैसे काम नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब कहते हैं रिक्वायर्ड कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। बच्चों वाला खेल है, निकाल देंगे। एज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम ए 10% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट, व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक द ऑर्डर पॉइंट, ठीक है। तो बच्चे अब हम करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। आपके पास ये मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रिंट आउट होंगे, मेरे पास भी है बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे करना है बच्चे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कैलकुलेट करनी है। चलो शुरू करते हैं। बताइए बच्चे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन 9, ये आपको विजिबल है या नहीं है। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ यार, रेड कर लेते हैं, रेड में सही आपको दिखेगा। हाँ जी, सबसे पहले बच्चे मेरे को बताइए, आप क्या बताएंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बच्चे मैं फॉर्मूला भूल गया, आप मेरी हेल्प करो यार, ठीक है। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती थी बच्चे, कुछ ऐसी रूफ सी होती थी, एक छोटी सी रूफ लगी होती थी। उसके बाद क्या लिखा होता था, 2 × A फॉर अमित, अच्छा नहीं, A फॉर एनुअल कॉस्ट, एनुअल कंजप्शन इनटू बी लिखते हो या ओ लिखते हो, ओ अपॉन में एस क्या होता था बच्चे, एस फॉर स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट सी भी लिख सकते हो, ठीक है। हम तो हमारे टाइम में हम लिखते थे 2 × A × B अपॉन में C, लेकिन आजकल जो मोस्ट बुक्स आपकी प्रेफर कर रही है, इवन इंस्टीट्यूट, एस की जगह सी लिख रहे हैं, ओ तो ओ ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी जगह सी भी लिख सकते हो बच्चे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा बच्चों, मैं सीधा लिख रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप बताओगे A इक्वल टू एनुअल कंजप्शन, O इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, S इक्वल टू या फिर C इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, आपको बतानी है बच्चे। तो हमारा एनुअल कंजप्शन कितना था बच्चे, हमारा एनुअल कंजप्शन था 36,000 लीटर, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था 35,000। 1,75,000 लिख दूं, हर बार 175 ही तो लग रहा है, हमारा 35 लग रहा है बच्चे, इसलिए मैं 35 लिख रहा हूँ, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी बच्चे एट द रेट ऑफ 900। अब 900 रुपीज का हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आई थी, कहाँ गया भाई, कैरिंग कॉस्ट आई थी बच्चे हमारी 1.7676, 1.7676%, ठीक है। सोल्व कीजिए सर।
900 इंटू 1.7676%, उसके बाद हाँ जी 2 इंटू 36,000 इंटू 35,000 डिवाइड बाई मेमोरी रिकवर इज इक्वल टू अंडर रूट 1.5 प्लस में 0.2676। ये 990 है बच्चे, सॉरी 990 था ना ये परचेज प्राइस। आप गलती मत करना यार, मुझे टाइमली याद आ गया 990। मुझे इम्पोर्ट ड्यूटी का 10% अभी दिख गया है एकदम से, इंटू 1.7676%, 2 इंटू 36,000 इंटू 35,000 डिवाइड बाई मेमोरी रिकवर इक्वल टू अंडर रूट। ये आ गया बच्चे आपका 12,000, ठीक है 12,000 लीटर्स। ये आपकी आ गई है बच्चे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस पॉइंट तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये 2 नंबर तो बच्चे आपके कंफर्म है, ठीक है, ये तो मैं भी मान के चल रहा हूँ। 2 मार्क्स का ये पॉइंट होता है लगभग। उसके बाद कहता है जी एज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम ए 10% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट, व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक। इतना पॉइंट करते हैं बच्चे। क्या कहना चाहते हैं, कहता है कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम ए 10% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं एक बार, हमें इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है बच्चे, ऐसे समझ में नहीं आना आपको। ये कहता है जी कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम ए रिस्क ऑफ 10%। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए इस तरह का, तो बच्चे रिस्क का मतलब क्या है पहले तो ये देखिए। रिस्क कब है, रिस्क अगर मैं कहता हूं कि मैं 16 डेज का अगर सेफ्टी स्टॉक लेके चलूं, इसने यही पूछा है ना व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक। मैं कहता हूं सर कि मेरे पास मैं 16 डेज तक के लिए अपने पास स्टॉक रख के चल रहा हूं, बताइए मेरा रिस्क कितना है। मेरा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं कि 16 डेज में तो आपके गुड्स आपको रिसीव हो जाएंगे। तो 16 डेज का अगर मेरे पास स्टॉक है, अगर मेरे पास इतना स्टॉक है कि मैं 16 डेज तक का काम चला सकूं, तो बच्चे मुझे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। रिस्क कब है, रिस्क तब है बच्चे जब मैं 12 डेज का सेफ्टी स्टॉक अपने पास रखता हूं। क्यों, क्योंकि बच्चे 12 का तो मैंने रख लिया, 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन का कैसे काम चलाऊंगा। सपोज मैंने तो ये मान के चल रही है कि 12 डेज में गुड्स आ जाएंगे और मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने पास स्टॉक रख लिया, लेकिन अगर गुड्स 12 डेज में नहीं आए तो मेरा रिस्क कितना है बच्चे। मेरा रिस्क यही तो है कि गुड्स कभी 13 डेज में आए, कभी 14 में आए, या 15 में आए, या 16 में आए। यही तो रिस्क है ना बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने सपोज यहां पर अपना सेफ्टी स्टॉक रखा इतना 12 डेज के लिए, तो हो सकता है कि 10, 20, 25, 30 ये 30% रिस्क है ना मेरे पास। ये टोटल 30% रिस्क हो गया ना कि मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा। समझ रहे हो बात को। मैंने कहा सर कि मैं 12 डेज का अपने पास स्टॉक रख रहा हूं, तो 12 डेज का तो मेरे पास स्टॉक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 13, 14, 15, 16 जो 4 दिन है उनका स्टॉक मेरे पास नहीं है। तो ये चांसेस है ना कि मैं उन 4 दिन में स्टॉक आउट हो जाऊंगा। और उन 4 दिन की आपको क्या दी हुई है बच्चे, नीचे प्रोबेबिलिटी दी हुई है 13 की 10, 14 की 10, 15 की 5, 16 की 5, मतलब 30% चांसेस है कि आप स्टॉक आउट हो जाओगे। इसी तरह से मैं कहता हूं सर कि मैं 13 डेज का स्टॉक अपने पास रख रहा हूं यहां पर। अब मैं 13 डेज का स्टॉक रख रहा हूं तो बच्चे 70 और 10, 80 की तो मेरे पास श्योरिटी आ गई है कि मेरे पास 80% स्टॉक आउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इतना तो स्टॉक है मेरे पास। अब ये जो 10 है, 5 है और 5 है, इसका ये क्या है, ये 20% रिस्क है बच्चे कि मैं स्टॉक आउट अब भी हो जाऊंगा। इसी तरह से मैं कहता हूं जो मैं 14 डेज का स्टॉक रखता हूं अपने पास, अब 14 डेज का स्टॉक मैं रखूंगा तो बच्चे 5 और 5 10% की रिस्क तो अभी भी है कि आप स्टॉक आउट हो जाओगे। यही ये क्वेश्चन कहना चाहता है। कहता है जी एज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम ए 10% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट। कहता है कंपनी इतना रिस्क ले लेगी कि 10% रिस्क ले लेगी कि वो स्टॉक आउट हो जाए, वो बियर कर सकती है। तो 10% रिस्क का मतलब क्या, 10% रिस्क का मतलब बच्चे कि आप 14 डेज का स्टॉक अपने हाथ में रख के चल रहे हो। 14 डेज का स्टॉक आपके पास है और बचे हुए 15 और 16 डेज के चांसेस हैं कि आपका स्टॉक आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करूं बच्चे, मुझे क्या करना है, मुझे करना है व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक। आपको बताना है बच्चे सेफ्टी स्टॉक क्या होगा। तो ठीक है बता देते हैं, कोई मतलब रॉकेट साइंस है क्या, चलो शुरू करते हैं।
तो मुझसे पूछा है सेफ्टी स्टॉक। अब मुझे तो बच्चे सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला ही याद नहीं है। अब मैं क्या करूं यार, मुझे तो सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला याद नहीं है। आप मेरी हेल्प करो। याद नहीं आता कोई बात नहीं, 2 मिनट रिवाइज कर लो, मेरे पास बहुत टाइम है बच्चे, मैं बिल्ला बैठा हूँ बिल्कुल घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट कर लूंगा आपका। आप हाफ एन आवर लगाओ, कॉपी नहीं देखनी बच्चे, मुझे बताओ सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, फॉर्मूला है क्या इसका कोई? चलो आप फॉर्मूला देख लो यार, है तो। मैं तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप अपना क्वेश्चन रीड करो, ठीक है। आपने मुझे अगर सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला नहीं बताया बच्चे, या आपने मन में आपने सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया, मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बता रहा हूं। मुझे पता लग जाएगा कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। मैं यही लिख लेता हूं बच्चे, मुझे ये डाटा के साथ आपको लिंक करवाना है। मैं लिख रहा हूं डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम कितना है, और बच्चे परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितनी है, और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी चाहिए कि बच्चे मेरे को कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी है। या फिर मैं अगले क्वेश्चन में चैप्टर अगले पेज पे कर लेता हूँ बच्चे, वरना है ना ये साइड से थोड़ा सा कट जाता है कई बार। मैंने लिखा बच्चे, मैंने लिखा क्या लिखा मैंने लिखा क्या था, अरे कहाँ गया अभी पेज। मैंने लिखा सर डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस मतलब परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी है। कहते हैं जी 12 डेज, 13 डेज, 14 डेज, 15 डेज, 16 डेज। तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12 पे कहते हैं 17% चांस है कि आपको गुड्स रिसीव हो जाएंगे। फिर कहते हैं जी 10 है, फिर भी कहता है 10 है, फिर कहता है 5 है, फिर कहता है 5 है। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी, 70, 80, 90, 95, 100। अब मुझे बच्चे एक बात बताओ, कहता है कितने परसेंट रिस्क ले रहा है, 10%। मतलब ये रिस्क ले रहा है इन 2 दिन का। अगर इन 2 दिन का ये रिस्क ले रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब बता दो बस, मुझे तो इतना बता दो। 2 दिन का रिस्क लेके चल रहा है तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। मैं अपने कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। हाँ जी बच्चे, मेरा एनुअल कंजप्शन कितना है, ठीक है। बहुत घुमाऊंगा बच्चे क्वेश्चन में जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। एक्चुअल में कुछ नहीं, एक्चुअल में क्वेश्चन 2 मिनट का है यार, ठीक है। लेकिन हम टाइम क्यों लगा रहे हैं, कुछ और टेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो ये तो आपने देख लिया। इंस्टीट्यूट है बच्चे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे, वो भी आप जैसे बच्चे, ठीक है। तो बच्चे वो तो अब उनको पता है कि बच्चे कहाँ पर ध्यान कम देते हैं, तो वो उसी तरह के क्वेश्चन बना के आपको प्रेजेंट करेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा घूमेंगे इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है। एनुअल कंजप्शन कितना था बच्चे, हमारा था एनुअल कंजप्शन, कहाँ गया भाई, 36,000 लीटर। और दिन कितने हैं बच्चे साल में, 360 बता रखा है, मुझे नहीं पता था, बता रखा है इसमें। तो ये इससे क्या पता चला बच्चे कि मैं एक दिन में 100 यूनिट्स कंज्यूम करता हूं। मैं एक दिन में 100 यूनिट्स कंज्यूम करता हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार कि ये तो मैंने रिस्क ले लिया, ये मैंने रिस्क ले लिया इतना, तो क्या इसके लिए क्या मैं कोई सेफ्टी स्टॉक रखूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैंने तो 10% रिस्क ले लिया। ये जो 12 डेज हैं इसके लिए आपने कोई रीऑर्डर लेवल वगैरह प्लान कर लिया होगा, ठीक है, कोई रीऑर्डर प्लान या कोई स्टॉक लेवल मेंटेन किया होगा। सेफ्टी स्टॉक बच्चे आपको कितने दिन के लिए रखना है? सेफ्टी स्टॉक तो फिर आपको इन 2 दिन के लिए रखना है ना भाई। देखो 70% चांस है कि हमें मिल जाएगा, 70% चांस है कि हमें स्टॉक मिल जाएगा। आप कह रहे हो कि आपको 10% आप रिस्क ले रहे हो। बच्चे ये मत सोचना मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार,
ठीक है, ये चीज़ ना ही आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, फास्ट फॉरवर्ड करोगे अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाना, मैं तो पहली जॉब लगा हुआ बच्चे, आपको जॉब लगना है, आपको अच्छी जॉब चाहिए आगे। ठीक है, तो प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, आराम से। ये क्वेश्चन क्या कहता है जी हम 10% रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अब 10% रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो इसका मतलब हमें श्योरिटी कितनी है बच्चे, श्योरिटी चाहिए 90%, 10% का रिस्क लेंगे तो 12 डेज का तो आपके पास स्टॉक डेफिनेटली होगा ना, 12 डेज का तो है आपके पास, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि 12 डेज में तो हमें गुड्स रिसीव होंगे। तो आपको सेफ्टी कितने की रखनी है, सेफ्टी का मतलब है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो आपका वेरिएशन है उसके लिए आपको सेफ्टी रखनी है। 15th और 16 डेज के लिए कहता है जी हम कोई सेफ्टी रखना ही नहीं रखना चाहते तो आपको 13th और 14th डे के लिए सेफ्टी चाहिए ना बच्चे। तो आपको 100 यूनिट इस दिन के लिए चाहिएगी, 100 यूनिट इस दिन के लिए चाहिएगी। आपको टोटल कितनी यूनिट चाहिए बच्चे, 200 यूनिट्स आपको चाहिएगी। आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल होगा 200 यूनिट्स। और ये 200 यूनिट्स हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है जी 13th और 14th डे के लिए हमारे पास 100 यूनिट्स है। अगर 14th डे तक गुड्स नहीं रिसीव होते हैं तो 15th डे को हम स्टॉक आउट हो जाएंगे। कहते हैं जी हम इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। 16th डे में स्टॉक आउट होंगे, हम इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। हमने बोल दिया जी हम 10% रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो ये था बच्चे आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक लेवल के लिए आप कोई फॉर्मूला भी यूज करते हो बच्चे? सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला यूज क्या करते हो आप? सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला आप बच्चे यूज करते हो? इसने फॉर्मूला से पूछा क्या? नहीं पूछा। फॉर्मूला लगा लो यार, इसमें क्या बड़ी बात है। कहता है जी सेफ्टी स्टॉक डेज, सेफ्टी स्टॉक डेज इनटू एनुअल कंजप्शन और डिवाइड बाय बच्चे 360। हमें 360 लेना ना। सेफ्टी स्टॉक दिन कितने थे? 2 डेज। एनुअल कंजप्शन कितना था? 36,000 डिवाइड बाय 360, तो ये कितना आएगा? 200 यूनिट्स। एनी डाउट? तो आई होप बच्चे ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 में एक बात और भी दी हुई है। कहता है जी द रीऑर्डर पॉइंट, और बता दो अब रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा। रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा बच्चे? अब मैं आपको बताता हूँ रीऑर्डर पॉइंट के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक रीऑर्डर पॉइंट क्या होता था? रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता था बच्चे कि हम क्या करते थे, हम कहते थे रीऑर्डर पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हम कहते थे रीऑर्डर पॉइंट होगा हमारा ये। अब ये मैक्सिमम कंजप्शन नहीं दिया हुआ बच्चे, मैक्सिमम लीड टाइम तो चलो दिया हुआ, मैक्सिमम कंजप्शन वगैरह का जिक्र नहीं है हमारे पास। लेकिन बच्चे इसने एक चीज बताई है, इसने सेफ्टी स्टॉक की बात की है। तो हमारे पास रीऑर्डर पॉइंट का एक और फॉर्मूला भी होता है। उसको हम किस तरह से बोलते हैं बच्चे? उसको हम इस तरह से बोलते हैं, हम कहते हैं जी सेफ्टी स्टॉक अपने पास कितना रखना है प्लस में एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। यही पूछा ना इसने, द रीऑर्डर पॉइंट आप कैलकुलेट करके बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? इसका फॉर्मूला ये होगा आपका सेफ्टी स्टॉक प्लस में एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। ठीक है, कितना होगा हमारा सेफ्टी स्टॉक? सेफ्टी स्टॉक तो मैं भी निकाल के आया ना बच्चे, इसी पॉइंट के लिए पूछा है, सेकंड पॉइंट के लिए ही आपसे पूछा है कि सेफ्टी स्टॉक कितना है। सेफ्टी स्टॉक तो 200 यूनिट्स है, अभी हमने कैलकुलेट किया है। प्लस में एवरेज कंजप्शन कितना है? एवरेज कंजप्शन बच्चे मुझे तो याद नहीं आ रहा कितना है। एवरेज कंजप्शन कितना है हमारा? पता नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा। 100 यूनिट्स कैसे निकाला मैंने? 36,000 एनुअल कंजप्शन डिवाइड बाय 360 नंबर ऑफ डेज, ये आ गया एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम क्या है बच्चे? एवरेज लीड टाइम कह लो, नॉर्मल लीड टाइम कह लो। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, निकाल के दिखाऊं? देखो आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया हुआ था कि ये रहा, नॉर्मली टेक्स वेंडर जनरली टेक्स 12 डेज। ये तो 12 डेज आपका क्या है बच्चे? ये आपका क्या है बच्चे? एवरेज लीड टाइम में। तो इनटू 12। अब इसको सोल्व कर लो बच्चे, ये आएगा 100, ये होगा 12, तो 1200 प्लस में 200, ये आ जाएगा बच्चे आपका 1400 लीटर्स। लीटर में है बच्चे ये। ठीक है बच्चे, कई बार क्या होता है हमें फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखनी होती है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करें।
तो बच्चे ये फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, हम इधर ही हैं, आप इधर ही हो, दोबारा समझ लेंगे, दोबारा कर लेंगे। कहते हैं जी एज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क। कहता है अब 5% का स्टॉक आउट रिस्क ले लो। अब कहते हैं जी 5% का स्टॉक आउट रिस्क ले लो, और क्या कहता है व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग फॉर ऑफ इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर। कहता है जी 5% का स्टॉक आउट रिस्क लो। पहले तो इस बात को समझो कि 5% का मतलब क्या है। 5% का बच्चे मतलब ये है कि मुझे 16th डे के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, यही तो रिस्क है ना 5% रिस्क, यही तो अपना इतना ही तो रिस्क है 5%। इससे एक्स्ट्रा रिस्क थोड़ा ना हमारा। तो ये कहते हैं जी 5% का रिस्क ले लो और बताओ, क्या बताओ, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग फॉर 1 ईयर। ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का 1 ईयर का आपकी कितनी कॉस्ट आएगी बता दो। बताओ बच्चे कितनी आएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा सा सोचो। मैं एक पोस्ट दे रहा हूँ, हल्का सा, हल्के हल्के सोच के करो। ठीक है, अगर प्लेन करोगे ना, मैं करवा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो दिमाग में बच्चे बातें जाएगी नहीं। ठीक है, हमारा दिमाग क्या करता है, खटखटाहट महसूस करवाता है पहले, कि पहले उसे खटखटाओ, उसको खटखटाओगे फिर उसके अंदर एंट्री होगी। ठीक है, जैसे आप कंपनीज में जाते हो ऑडिट के लिए, एंट्री नहीं होती गेट पे। ठीक है, तो वो खटखटाओ बच्चे पहले, फिर दिमाग में एंट्री होगी। एक बार एंट्री होगी फिर तो बच्चे पक्का काम हो गया। ठीक है, चलो पढ़ो। पढ़ लो, 2 मिनट का पोस्ट दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ के फिर करते हैं शुरू। चलो ठीक है, पॉज कर लेना बाकी, अगर आपको टाइम चाहिए तो। देखो, सबसे पहले इसने पूछा ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बताओ। ठीक है, हम कहते हैं जी पहले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट डिसाइड करते हैं। व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी बच्चे, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी एनुअल कंजप्शन, डिवाइड बाय, अब क्योंकि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ये मैंने क्या लिख दिया बच्चे, समझ में आया। मैंने कहा कि एनुअल कंजप्शन हमारी कितनी है, मैंने कहा 36,000 लीटर है। कहते हैं एक बार में कितना मंगवाते हो, मैंने कहा 12,000। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ गए बच्चे, 3। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ गए आपके, 3। और एक ऑर्डर को मंगवाने की कॉस्ट कितनी है बच्चे आपकी, 35,000। तो आपकी ऑर्डरिंग की कॉस्ट कितनी आ गई बच्चे, 1,05,000। बताओ कोई मुश्किल है इसमें, नहीं। उसके बाद आती है बात बच्चे कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट में क्या है, अरे भाई मान जाओ, कैरिंग कॉस्ट क्या कहता है बच्चे, कैरिंग कॉस्ट कहता है आपका, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो आप, पिछले वाले क्वेश्चंस में कैसे निकालते थे वो बता दो, मैं आगे आपको अपने आप हेल्प कर दूंगा। पीछे के क्वेश्चन में कैसे कैरिंग कॉस्ट निकालते थे, हम कहते थे जी परचेज प्राइस जो कि है हमारा 990 इनटू कितने परसेंट था, 1.76%। ठीक है, ये हमारी होती थी कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, और कितने यूनिट्स पे, जितनी ऑर्डर यूनिट्स हम ऑर्डर कर रहे हैं उसके हाफ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ क्यों लेते थे बच्चे, एवरेज करने के लिए। क्योंकि कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास 12 हाफ का मतलब 6,000, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास 6,000 से ज़्यादा यूनिट्स होएगी और कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास 6,000 से कम यूनिट्स होएगी, इसलिए हम क्या करते थे, उसको हाफ कर लेते थे। तो मैं क्या लिखूँ, 12,000 डिवाइड बाई 2, इस तरह से लिख सकता हूँ, या सीधा 6,000 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो अब ये कैरिंग कॉस्ट आएगी बच्चे। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ यार, जो यूनिट आपने सेफ्टी स्टॉक में रख रखी है उसकी भी तो कैरिंग कॉस्ट होगी ना, तो उसकी कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी। अब उसकी कैरिंग कॉस्ट इस 12,000 के प्लस में होगी बच्चे। वो 300 यूनिट्स है ना आपकी, पॉइंट नंबर 3 है। 300 कहां से आ गया, मैं भी बता देता हूं 300 कहां से आ गया। आओ क्वेश्चन 2 पे, कहां से आ गया, ये देखो यहां से आ गया बच्चे। मैंने कहा कि मेरे पास 12 डेज में तो स्टॉक आ जाएगा, लेकिन चांसेस है कि 13 डेज में आए, 14 डेज में आए, 15 डेज में आए। 16 का मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ये कहता है जी मैं मान के चल रहा हूं कि 15 डेज में मेरे पास स्टॉक आ जाएगा, 16th डे का मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं।
तो इसका मतलब बच्चे मेरे को सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रखना है, 1 2 3, क्योंकि 12 दिन में तो नॉर्मली रिसीव होता ही है, 12 दिन का तो मैं लेके चल ही रहा हूँ। तो 1 2 3, 3 दिन का और मेरे को सेफ्टी स्टॉक चाहिए। तो 100 यूनिट्स पर डे कंज्यूम करता हूँ, तो 3 दिन में कितना कंज्यूम कर लूँगा, 300 लीटर कंज्यूम कर लूँगा। तो इसका मतलब बच्चे उस 300 लीटर को तो मेरे को अपने पास रखना ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो भी एवरेज होगा, नहीं, वो इस 12,000 यूनिट्स में अलग से प्लस होगा बच्चे, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि ये तो एवरेज हो जाएगा 6,000, लेकिन ये 3,000 एवरेज नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना आप। अगर आपने 12,000 प्लस 300 करके उसको एवरेज कर दिया बच्चे, क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 300 यूनिट्स ऑलवेज आपके पास स्टॉक में होगी ही होगी, ठीक है। हो सकता है ये जो आपने 12,000 यूनिट्स रखी हैं ये जीरो हो जाए, चांसेस हैं, लेकिन ये 300 आपके पास यूनिट्स रहेंगी बच्चे, तो आप इसको एवरेज नहीं करोगे। आप अब क्या करोगे, 6,000 प्लस 300 और इसके ऊपर कैलकुलेट करोगे अपनी कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 6,000 प्लस 300 इंटू 990 इंटू 1.7676%, ये आ गया बच्चे 1,10,245 रुपये, 110,245, ठीक है। ये बात पूछी थी बच्चे। देखो मैंने 300 यूनिट सेफ्टी स्टॉक, आपको जब भी किसी क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट निकालनी हो, सेफ्टी स्टॉक को आप एवरेज नहीं करोगे, जो आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी है उसे आप एवरेज करोगे। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चे, अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस क्वेश्चन में। तो ये आपका आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। टोटल पूछा है क्या, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट, हाँ, तो इसको आप टोटल कर लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को, ठीक है बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम में आपको कभी ना कभी है ना, अगर नहीं आया अभी तक ये, तो आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब करेंगे क्या बच्चे, अब करेंगे एक आसान क्वेश्चन। हमारी तो यही पॉलिसी रहती है कि एक क्वेश्चन मुश्किल करेंगे, एक क्वेश्चन आसान करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चे, हम कवर करेंगे क्वेश्चन 23। एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स का मटेरियल का क्वेश्चन देखते ही आप क्या कहेंगे, वाओ, फ्री के मार्क्स, ठीक है। तो फ्री के मार्क्स है बच्चे, नवंबर 2013 में आप पढ़िए। चलिए, मेरे पास भी नोट्स हैं, आपके पास भी होंगे। प्राइमेक्स लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी, इट यूजुअली, अच्छा ये क्या प्रोडक्ट पी क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। क्वेश्चन करते टाइम बच्चे एक चीज याद रखनी है, कौन सा रॉ मटेरियल है और कौन सा फाइनल प्रोडक्ट है, दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है। इट यूजेस एनुअली 60,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल रैक्स, ये क्या है, रॉ मटेरियल, कॉस्टिंग ₹10 पर यूनिट, ठीक है। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹800, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बच्चे, 800 रुपए, कैरिंग कॉस्ट 15% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। बच्चे क्या ये एवरेज इन्वेंट्री ना लिखता तो क्या हम पूरी इन्वेंट्री उठा लेते, नहीं ना, हम एवरेज इन्वेंट्री ही लेते। चलो लिख दिया और आसान कर दिया। अब आप देख लो बच्चे, नवंबर 2013 में जो बच्चे सीए बने हैं ना, आप उनको बोल देना कि देख आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, हमने देखे, हमने किए हैं वो, ठीक है, वो हम टिप्स पे सॉल्व कर देते हैं। आप उनको बताना नवंबर 2013 वाले सीनियर्स को अपने, ठीक है। मैं पहले बन गया था बच्चे नहीं यार, 2013 के बाद बनाऊँ मैं सीए, मैं 2015 में बनाऊँ सीए, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन आए थे उस टाइम भी। इवन जब मैंने मेरा सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप क्लियर किया था ना बच्चे, उस टाइम डेडलीस्ट रिजल्ट आया था 1.29%, ठीक है। वो देख लेना कौन से अटेम्प्ट का है, 1.29% रिजल्ट आया था जिस टाइम मैंने अपना सेकंड ग्रुप क्लियर किया था, डेडलीस्ट रिजल्ट था। इवन एक इसका सब्जेक्ट होता हमें ISC, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, उसमें मेरे 40 मार्क्स थे बच्चे। मैंने 65 एक्सपेक्ट किए थे कि 65 तो आएंगे ही आएंगे, और मेरे 40 मार्क्स आए थे। जब मैंने वो मेरा रिजल्ट देखने के लिए चेक किया ना, तो सबसे पहले मुझे इसका के दिखे 40 मार्क्स, मेरा दिल बैठ गया, मैं बच्चे तू तो गया लेकिन मतलब गॉड से कि मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में अच्छा मैंने स्कोर कर लिया, तो मेरा ग्रुप निकल गया। तो बच्चे कभी भी है ना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ये इंस्टीट्यूट है, मतलब ठीक है, हमारे मतलब इंस्टीट्यूट हमारे लिए पिता समान है, बोलना नहीं चाहिए कुछ उसके बारे में, लेकिन बच्चे बहुत गलत है यार, बहुत गलत मार्क्स आते हैं। मैं आज भी कह सकता हूँ, मेरी आंसर शीट निकलवा के चेक करवा लो, स्टडी मैट से आंसर मैच कर जाएंगे मेरे, और 65 मार्क्स आराम से मिलने चाहिए थे। 40 मार्क्स दे रखे हैं, 39 दे देते, मेरा ग्रुप लटक जाता। ना ही एग्जामेशन नहीं थी बच्चे मेरी किसी भी फाइनल के ग्रुप सेकंड में, 58 तक थे मेरे पास मार्क्स, ठीक है। तो अच्छे से प्रेपरेशन करना है यार,
वैसे आपके इंटर है, इंटर में कोई दिक्कत नहीं है, इंटर में आप 90 ले लोगे, कोई इशू नहीं है। इंटर इंटर बहुत बढ़िया है यार, इंटर बढ़िया है। हाँ, इंटर में तैयारी अच्छे से करनी है यार। इंटर अगर आप लाइट छोड़ दोगे ना, फाइनल की तैयारी नहीं हो पाएगी अच्छे से। इंटर बहुत अच्छी है यार, बहुत मजा आता है। और फाइनल में आप एक बार फाइनल में आओ, आपको मतलब लाइफ के रियलिटी पता चल जाएगी, सीएस क्या होते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ एक को तो अभी भी पता चल गई होगी, एंजॉय करते हो फुल। रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड कितना है बच्चे? 10 डेज है। ये क्या होता था रीऑर्डर पीरियड? ये कुछ लिमिट्स दी होती थी बच्चे, 5 to 10 डेज, 1 to 2 डेज, ये वो वाला है। इसने एक ही दिन बताया 10 डेज। क्या कहते हैं जी? सेफ्टी स्टॉक है हमारे पास 600 यूनिट्स। यार समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन तो बहुत गंदा है। द कंपनी ऑपरेट्स 300 डेज इन ए ईयर। कंपनी 300, अच्छा कंपनी 300 डेज ही ऑपरेट कर रही है, तो इसका मतलब जो ये आप 60,000 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप डेली की कंजप्शन निकालोगे तो कैसे निकलेगी? 60,000 डिवाइड बाय 300, कितना आ जाएगा? 200 यूनिट्स पर डे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे वर्किंग नोट बच्चे एग्जाम क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही है ना, बनाते चलो। वर्किंग नोट क्या है भाई, आपके काम आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो एटलीस्ट एक आपकी वर्किंग तो ही गई ना, बार बार आपको क्वेश्चन रीड आउट नहीं करना पड़ेगा। इसमें कितना टाइम लगा है? 15 सेकंड लगे। ठीक है, तो इस तरह के वर्किंग नोट बनाते चला करो। अच्छा जी, कहता है जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दो मटेरियल एक्स के लिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अब यार मेरे को तो समझ में आया नहीं है क्वेश्चन, आपको आया हो तो मेरी हेल्प कर देना। ठीक है, तो मैंने कहा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस तरह से निकालते हैं हम? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए इस तरह से करते होते थे, 2 लिखते होते थे। अब आगे भूल गया बच्चे, आगे क्या होता था? आगे होता था ये वाला लिखते थे क्या हम? 60,000 एनुअल कंजप्शन लिखते थे। ठीक है, 60,000 लिख लिया। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट है बच्चे दी हुई है 800, और 800 लिख दिया। कैरिंग कॉस्ट कितनी है बच्चे? कैरिंग कॉस्ट है आपकी मेट परचेज प्राइस था 10 रुपीज और आपकी 15% थी बच्चे। कैरिंग कॉस्ट थी 15%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 60,000 × 800, एक मिनट भैया, 10 का 15%, 2 × 60,000 × 800 डिवाइड बाय मेमोरी रिकवर इज इक्वल टू अंडर रूट। ये आ गया सर आपका 8,000 यूनिट्स। 8,000 यूनिट्स आ गई है आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो पहली चीज हमने कर ली है सोल्व। कहता है जी री ऑर्डर लेवल और बता दो। री ऑर्डर लेवल के बच्चे 2 फॉर्मूले थे, एक तो था मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब इसने ना तो मैक्सिमम कंजप्शन बताया ना मैक्सिमम लीड टाइम की कोई जिक्र किया, तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। 2 फॉर्मूले है ना बच्चे, एक तो मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और एक और क्या होता था? सेफ्टी स्टॉक प्लस में एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो हमें क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, तो इसका मतलब ही अपने आप में ये अंडरस्टूड है बच्चे कि ये स्टॉक आपको यूज करके ही कोई क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल क्या होगा बच्चे? रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या? सेफ्टी स्टॉक। सबसे पहले तो मैं क्या, रीऑर्डर लेवल आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, इसीलिए यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। कहते हैं जी रीऑर्डर लेवल क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक कितना? 600 यूनिट्स प्लस में, अच्छा मैं इसके आंसर भी लिख दूं यार साथ साथ में ना, बाद में मुझे हेल्प हो जाएगी। कहाँ गया अभी क्वेश्चन? ये रहा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी बच्चे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 600 नहीं 8,000 यूनिट्स। अच्छा जी, रीऑर्डर लेवल 600 आ गया बच्चे। रीऑर्डर लेवल प्लस में एवरेज कंजप्शन कितना? एवरेज कंजप्शन था हमारा 200, और एवरेज लीड टाइम कुछ दे नहीं रखा, तो बच्चे मुझे 10 डेज मतलब लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 600 प्लस में 2000। तो रीऑर्डर लेवल आपका क्या आ गया बच्चे? 2600 केजी था, ये यूनिट्स था, ये यूनिट्स था बच्चे, 2600 यूनिट्स। ठीक है, मैं इसका भी आंसर लिख लेता हूँ, 2600 यूनिट्स। उसके बाद बात करता है बच्चे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपका क्या होगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता था? मैं तो भूल गया बच्चे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता था? कुछ इस तरह से होता था, रीऑर्डर लेवल प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी, और प्लस में क्या बच्चे? प्लस में क्या करेंगे हम? प्लस में करेंगे मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। यही करते थे, माइनस करेंगे, प्लस में नहीं करेंगे। रीऑर्डर लेवल कितना है बच्चे? रीऑर्डर लेवल अभी निकाल के आए हम 2600। उसके बाद हमने कहा रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी? 8,000 यूनिट्स। ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है बच्चे? ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही होती है।
उसके बाद बच्चे क्या आया आपका मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम भी 200 ही है क्योंकि हमें कोई लिमिट दी नहीं हुई। और मिनिमम लीड टाइम कितना, ये भी मजबूरी है बच्चे, 10 दिन ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसने कुछ बता नहीं रखा। हाँ जी, नहीं बता रखा। तो कितना हो जाएगा ये 10,600 माइनस में 2000, तो आपका मिनिमम स्टॉक कितना आ गया बच्चे 8,600 यूनिट्स। ठीक है, मैं इसका भी आंसर लिख लेता हूँ, कितना 8,600 यूनिट्स। उसके बाद कहते हैं जी एवरेज स्टॉक लेवल बता दो। अब यार ये एवरेज तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता क्या होता है। एवरेज स्टॉक लेवल बताओ, आज तक मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस में मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। तो ये आप अपने आप करेंगे, ये मैं आपको नहीं करवा रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो चुका है बच्चे। अब आइए क्वेश्चन 24 पर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है, शायद हमने किया भी हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से। क्वेश्चन 24 में कहते हैं कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आपकी वेरी करती है, मतलब आपकी प्रोडक्शन के साथ वेरी करे, आपकी कंजप्शन के साथ वेरी करे, उसको वेरिएबल कहते हैं। अब गोडाउन रेंट है बच्चे, आप प्रोडक्शन कितना ही कर लो, क्या वो वेरी करेगा, गोडाउन रेंट तो उतना ही रहेगा ना, तो वो फिक्स होता है। वेरिएबल का मतलब क्या है, जो आपकी प्रोडक्शन के साथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन कम वेरिएबल कॉस्ट कम, प्रोडक्शन ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसमें, पहले इसमें पढ़ लेता हूँ फिर करवा दूंगा। एनुअल डिमांड 5,000 यूनिट्स, यूनिट प्राइस 20 रुपीज। उसके बाद कहता है जी ऑर्डर कॉस्ट 16 रुपीज, स्टोरेज कॉस्ट 2%, इंटरेस्ट रेट 12% और ऑब्सोलीनेंस रेट 6%। ये मैंने करवाया था बच्चे, ये क्या हो जाती है, स्टोरेज, इंटरेस्ट और ऑब्सोलीनेंस रेट को जोड़ के हम बना लेते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो 12, 6, 18, 2, 20% आपकी क्या आ गई, कैरिंग कॉस्ट आ गई है। डिटरमिन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम इफ इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 1280 इज इशूड। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ बच्चे, ऑलरेडी डन है। जब मैंने क्लासेस करवाई थी, जिस टाइम कंसेप्ट करवा रहा था, उस टाइम ये क्वेश्चन बीच में आया था, हमने इसको कर चुके हैं। दोबारा देखना और स्टडी मैट में आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 25, एक प्यारा क्वेश्चन है बच्चे 25 क्वेश्चन। अब मैं बाकी के क्वेश्चन बच्चे आसान करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपके साथ टफ लूंगा हर दिन, 1 या 2 मैक्सिमम, और बाकी के क्वेश्चन जो नॉर्मली एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं उस तरह के डील करूंगा। हमें बैलेंस बना के चलना है बच्चे, एक डिफिकल्ट एक पेपर में भी और एक आसान पेपर में भी। तो कहते हैं जी 25th क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन, नवंबर 2016 का है, मतलब ज्यादा ओल्ड भी नहीं है और 5 मार्क्स का है। कहता है जी सुप्रीम लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ एनर्जी सेविंग बल्ब। टू मैन्युफैक्चर द फिनिश्ड प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एलईडी इज रिक्वायर्ड। एनुअल कंजप्शन, अच्छा कितनी यूनिट चाहिए बच्चे, 1 यूनिट चाहिए एक फिनिश गुड्स के लिए। ठीक है, ये ज्यादा भी चाहिए हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना होता है आपको। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एलईडी इज 72,000 यूनिट्स। ठीक है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास। कॉस्ट बीइंग 300 पर यूनिट, परचेज प्राइस आ गया जी। अदर रेलिवेंट डिटेल फॉर द ईयर आर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये क्या आ गया बच्चे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 12% पर एनम, 12% किसका बच्चे, 12% परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस कितना 300, तो 12% ऑफ 300 कितना आ जाएगा, ये 36 रुपीज। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन करते चलो साथ में। लीड टाइम कहता है मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, और इमरजेंसी परचेज के लिए भी आपको बता रखा है। उसके बाद कहता है जी कंजप्शन, कंजप्शन कितना है, कंजप्शन कहता है जी मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। बच्चे फ्री के मार्क्स हैं, आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो ये मार्क्स फ्री के होते हैं। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है बच्चे, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। तो रीऑर्डर क्वांटिटी आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को भी बोल सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, बोल सकते हो सर, क्यों नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं आपको। ठीक है, तो बताओ कि रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या होगी। रीऑर्डर क्वांटिटी मैं बताऊंगा कि अब आपको ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। तो हम मुझसे पूछोगे तो मैं तो वही बताऊंगा कि जो कंपनी के लिए मोस्ट फेवरेबल होगी। मोस्ट फेवरेबल कहाँ होगी बच्चे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर। तो हम क्या चीज़ कैलकुलेट करके देंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फर्स्ट तो था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना।
ठीक है, ये आपको खुद को करना है, फॉर्मूला बता रहा हूँ बस। रीऑर्डरिंग लेवल, किस लेवल पर ऑर्डर करेंगे। रीऑर्डरिंग लेवल क्या होता था बच्चे, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, दोनों ही चीजें आपको दी हुई है, मैक्सिमम कंजप्शन भी दिया हुआ है, मैक्सिमम लीड टाइम भी दी हुई है। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता था भाई, जब तक सप्लाई हमारे पास आएगी तब तक हमारे पास मिनिमम कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होगा बच्चे, आप किस पॉइंट पर ऑर्डर कर रहे हो, आप रीऑर्डर पॉइंट पर ऑर्डर कर रहे हो, रीऑर्डर लेवल पर आप ऑर्डर कर रहे हो। लेकिन जब तक रीऑर्डर आएगा तब तक हम कुछ ऑन एन एवरेज कुछ मटेरियल कंज्यूम कर चुके होंगे, तो ऑन एन एवरेज कुछ कंज्यूम कर चुके होंगे, तो एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल में से आप क्या माइनस करोगे बच्चे, एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। अच्छा, इस नॉर्मल कंजप्शन को आप एवरेज कंजप्शन को आप नॉर्मल कंजप्शन भी बोल सकते हो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता था बच्चे कि मैं ऑर्डर कब करूंगा, रीऑर्डर लेवल पर, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा, रीऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा, और इसमें से माइनस क्या कर दूंगा, मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, और डेंजर लेवल क्या होता था बच्चे कि डेंजर कितने टाइम में हमारे पास इन इमरजेंसी सप्लाईज हमें मिल सकती है, वो लेवल। तो इसमें कुछ दिया हुआ था बच्चे कि आपकी मिनिमम या एवरेज कंजप्शन कितना है, और डेंजर लेवल मतलब 2 या 3 डेज में, जितने भी डेज में आपको सप्लाई मिल जाए उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे, आप खुद करेंगे इसे, आपको आंसर मिल जाएंगे बच्चे। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, इनके मैं आज या कल में सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वहां से जितने क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर ले, आप वहां से एक बार अपना मैच करके देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 25 आप खुद करेंगे, मैं मार्क कर लेता हूं जो अरे 24th हो चुका, 25th हो चुका। अब बताओ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। 26 देखो फटाफट से। 26 में क्या कहते हैं बच्चे, एक कंपनी, स्क्रीन पे लगा देता हूँ, 1 सेकंड रुको, यहीं से पढ़ लेते हैं यार। कहते हैं जी, ए कंपनी मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट ₹80 पर केजी, परचेज प्राइस है रॉ मटेरियल का। द कंपनी इंक्वायर ए हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 370 प्लस फ्रेट ऑफ 380 पर ऑर्डर। कहते हैं हैंडलिंग कॉस्ट है 370 रुपीज और 380 क्या है, फ्रेट। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.25 पर केजी पर मंथ। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कितना है 0.25 पर केजी पर मंथ, 0.25 पर केजी। अच्छा, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का बच्चे, May 14 में आया है, 8 मार्क्स का। ठीक है, इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स 12 पर केजी पर एनम। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट एंड 2.5 यूनिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 केजी ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, और कहते हैं कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एडवाइज हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर, इट इज कंपनी प्रपोज टू रैशनलाइज प्रोफिट। बच्चे क्वेश्चन है ना, मैं कल करूंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए नहीं है, इससे पहले हमारे पास और क्वेश्चन है करने वाले, ये आज की क्लास के लिए हमारा पॉइंट नहीं है। आज तो मैं एक बार है ना, जो आपके क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, एक बार उनको निपटा देते हैं। क्वेश्चन 30 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन 30 क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं स्टडी मेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है, क्या क्या दे रखा है, और नंबर ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। कंजप्शन दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ पर रॉकेट परचेज प्राइस दिया हुआ है आपको, स्टोरेज कॉस्ट दी हुई है, मतलब कैरिंग कॉस्ट दी हुई है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करना है, स्टडी मेट का क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 31, 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। कैसे कैसे, नॉर्मल दे रखा है, मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं 4 to 6 डेज और 2 to 4 वीक्स वाला, ये क्वेश्चन हमने किया था। इस क्वेश्चन को भी आप कवर कर लेना बच्चे, जो क्वेश्चन कर चुका ना, एक बार उनके निशान लगवा रहा हूं। ठीक है,
उसके बाद आता है बच्चे ये 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन में क्या कहता है, फ्रॉम द गिवन बिलो। अच्छा ये जो आपका क्वेश्चन है ना, कौन सा था ये भी, 31st था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 32nd क्वेश्चन बच्चे कहता है आप कैलकुलेट करके दो हमें क्या, कहता है आप कैलकुलेट कर दो जी रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर लेवल। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कहता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है रुपीज आपकी 20, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5000, परचेज प्राइस ऑफ पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50 रुपीज, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट रुपीज 5। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 20। और अच्छा ये चीज आपकी है, आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है बच्चे नॉर्मली आपको परसेंट में दी होती थी। ठीक है, अब क्या दी हुई है, अब दी हुई है आपको रुपीज में। तो ठीक है, रुपीज लिख लेना, अल्टीमेटली हम भी तो परसेंटेज अप्लाई करके रुपीज ही निकालते थे ना, तो आपको डायरेक्ट रुपीज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और इमरजेंसी परचेज का दिया हुआ है, और रेट ऑफ कंजप्शन दे रखे हैं 15 एवरेज और मैक्सिमम 20 पर डे। ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करोगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको कल क्लास में करवाऊंगा भी का। ठीक है, एक बार खुद ट्राई कर लेना बच्चे, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 30th आप खुद करेंगे, 31st खुद करेंगे, 32 कल की क्लास में टेकअप करूंगा मैं। इसके लिए मैं लिख लेता हूं क्लास, मार्क कर दिया बच्चे, कल की क्लास में मैं डील करूंगा आपसे ये चीज, मतलब इससे नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और रिकॉर्ड करूंगा मैं भी। उसके बाद बच्चे आता है 33rd क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये भी मैं आपसे अभी जो दूसरी क्लास आपको दूंगा उसमें आपको करके दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे 33rd। आज हमें कुछ बढ़िया क्वेश्चंस कवर करने हैं बच्चे। उसके बाद आता है हमें 35th, मैंने करवा दिया था आपको, 35th सोच क्या है हमारा, एक क्वेश्चन बच्चे पीछे रह गया शायद अपना ना, 37th आज का नहीं है हमारे लिए, एक क्वेश्चन और था यार। 27th क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, अभी जो आपको दूसरी क्लास मिलेगी ये उसी क्लास में होगा। ठीक है, और 26 मैंने आपको करवाया या नहीं करवाया, नहीं करवाया, ये भी हमारी अभी जो दूसरी क्लास में आपको दे रहा हूँ उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये 1 2 3 आई थिंक उसमें इतने डिस्कस हो पाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चे, तो ये क्लास छोटी है, इसके आज आपको 2 क्लास देखनी है बच्चे। कभी आप एक क्लास देख के कहोगे नहीं नहीं हमारा तो एक क्लास का रूटीन है। ये क्लास आपकी 45 to 50 मिनट्स की बनी है अभी। इस क्लास को देखिए, फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए, और अभी कंटिन्यूएशन में ही आप इसकी अगली क्लास भी देखिए। ठीक है, आज के लिए आपको 2 क्लास है और आगे से आपको 2 क्लास ही मिलेगी, एक लेबर कॉस्ट की और एक मिलेगी इन मटेरियल के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपकी मटेरियल की रिवीजन भी होती रहेगी साथ साथ, और लेबर की आपकी नया चैप्टर भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि मैं नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा जल्दी शुरू करवाऊँ। दौड़ा तो सकता नहीं बच्चे सिलेबस को, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। बस ये है कि मैं क्वेश्चन वाला पार्ट जो है वो आपको धीरे धीरे डेली देता रहूँगा। ठीक है, तो आप करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्लास में अभी मिलते हैं।